सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका कि पार्ट 3 हम आज कर रहे हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, उसको पहले आप जाके देख लीजिए, तो जाके आपको ये पार्ट 3 वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में देखिए हमको पढ़ना क्या है, एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है कि हमको कैसे हम डिटरमाइन करें कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो उसको हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नीटल प्लांट के जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, बेस और एसिड का स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए देखिए हम लोग जानते हैं, पढ़ा है हमने पिछली वीडियोस में कि एसिड क्या होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयन लिबरेट करता है। H+ आयन लिबरेट करता है। कब लिबरेट करता है? व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। वैसे ही बेसिस आर दो सब्सटेंस विच लिबरेट OH- आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व करते समय बेस क्या लिबरेट करते हैं? OH- आयन लिबरेट करते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि जो जितना ज्यादा H+ आयन लिबरेट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस। और जो जितना ज्यादा OH- आयंस लिबरेट करेगा वो क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इससे आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कोई अगर सब्सटेंस है वो ज्यादा H+ आयन लिबरेट करेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कोई ज्यादा OH- आयन लिबरेट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा लिबरेट करेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पर ये तो हो गया एक थ्योरेटिकल ज्ञान, है ना, मतलब हमने पढ़ लिया इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। पर इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कैसे करें? तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट सेशन में ही इस चैप्टर के बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। कलर चेंज इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे बस एक इंडिकेटर हमारा बच गया था जो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस विद द यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी मदद से ना सिर्फ ये पहचान पाएंगे कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये तो वो बताएगा ही, साथ में उसका स्ट्रेंथ भी बताने वाला है। स्ट्रेंथ कैसे बताएगा अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में ही। तो हाँ, अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? बहुत सारे इंडिकेटर्स का। इसी रीजन से ये एसिड में अलग कलर देता है। अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसमें अलग कलर देगा, कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उसमें अलग कलर देगा। इवन कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें अलग कलर, कोई वीक एसिड है तो अलग कलर, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अलग कलर, वीक बेस है तो अलग कलर। हर एक तरह के कलर्स ही आपको प्रोवाइड करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ कलर्स हमको पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, न्यूट्रल है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में H+ आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसी के हिसाब से जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कलर शो करता है। पर H+ आयन क्यों? OH- आयंस भी तो होते हैं। OH- आयन का कैसे पता लगेगा? तो एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाटर के साथ हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? होगा क्या कि H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस, ये आपको दो चीजें देखने को वहां मिलेंगी। तो क्या सिर्फ एसिड डिसोसिएट होगा? नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट होते हैं। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये भी डिसोसिएट होगा किसमें? H+ में और OH- में, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे H+, यहां पे H+, ये दोनों H+ तो किस केस में निकल रहे हैं?
एसिड के केस में निकल रहे हैं। अगर हम बेस भी लें, मान लीजिए एक बेस लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस, वी विल मिक्स इट विथ वाटर के साथ जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वाटर भी होगा, वाटर भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होगा वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये भी H+ और OH- आयन में लिबरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी H+ आयन हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, H+ आयन देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में हमको H+ आयन देखने को मिल रहा है। इन एसिड वी हैव, एसिड में जो H+ आयन का जो नंबर है वो ज्यादा है पर बेस में कम है, इसलिए जो है हम लोग सिंपली हम कह सकते हैं कि हम H+ आयन के कंसंट्रेशन से ही, H+ आयन के कंसंट्रेशन से ही मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक है। ज्यादा H+ आयन एसिडिक, कम H+ आयन बहुत कम बेस, है ना, बीच में होगा तो थोड़ा वीक बेस, थोड़ा और ऊपर आएंगे, थोड़ा मतलब H+ आयन का क्या होगा, कंसंट्रेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो वो एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, इसी टाइप का एक स्केल होता है विच शोस अस पीएच। अब पीएच क्या होता है, तो पीएच को अगर हम एक आइडिया लें, मतलब पीएच का जो फॉर्मूला है वो तो हमको क्लास 10 में पढ़ना नहीं है, वो फॉर्मूला हमको आगे 11th में पढ़ना है। ठीक है, वहां पे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं आपको पीएच के, पर अभी अगर हम एक जनरल आइडिया लें तो पीएच क्या होता है। तो जो पीएच होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, जब हम यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं केमिस्ट्री में तो वहां पे हम कंसंट्रेशन का बात कर रहे होते हैं कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लोअर विल बी द पीएच। अगर यहां पे हम लिखें हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस लोअर द पीएच, जितना आप बढ़ाइएगा किसको, H+ आयन का कंसंट्रेशन को, पीएच उतना ही घटते चले जाएगा। अब अगर क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है। यहां पे जो P है, इस P का मतलब होता है पोटेंज। ठीक है, इस P स्टैंड फॉर पोटेंज, तो पोटेंज का भी कोई मीनिंग होगा, पोटेंज यानी पावर ऑफ, है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH stands for power of hydrogen ions, potential of hydrogen ions। तो ये हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम H+ आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो pH घटते जाएगा और कंसंट्रेशन घटते जाएगा तो pH बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिफरेंट वैल्यूज जो है पीएच की निकाली गई, अलग अलग सॉल्यूशंस लेके जब पीएच के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा, उस टाइम में अलग अलग सॉल्यूशंस से अलग अलग पीएच का वैल्यू निकाला गया होगा। तो वहां पे वाटर का जो पीएच है, वाटर का जो पीएच है फाउंड टू बी, पीएच ऑफ वाटर वाज फाउंड टू बी 7 मिला किसका, पीएच वाटर का। एंड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। पता है वाटर क्या है, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, चलिए वाटर को अगर हम एक बार फिर से फर्दर, अगर H2O जो है हमारा, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो H+ और OH- आयंस में टूटता है। तो आप देख सकते हैं जितना H+ आयंस उतना ही क्या, OH- आयंस। जितने H+ आयन है वाटर के मॉलिक्यूल में उतने ही तो OH- आयंस भी हैं। दोनों जब बराबर हैं तो इट इज न्यूट्रल ना। अगर H+ आयन ज्यादा होगा तब ना एसिडिक, OH- आयन होगा ज्यादा तब ना बेसिक। जब दोनों बराबर तो इट इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल। तो इसलिए पीएच ऑफ वाटर वाज फाउंड टू बी 7। जब पीएच ऑफ वाटर को 7 माना गया, यानी कि 7 इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज कि 7 पीएच से अगर हम पीछे जाएं, मतलब यहां पे अगर हम बात करें, ये पीएच क्या है, 7 किसके लिए है, न्यूट्रल के लिए वाटर का पीएच है। अगर इससे हम पीछे की तरफ जाएं, मतलब इस तरफ जाएं, तो पीएच घट रहा है।
7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। पीएच घटेगा तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इंक्रीजेस, यही ना मतलब है। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो यानी H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब किसी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 से कम है तो देन इट इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर का होगा, है ना। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे 6, 5, 4 जो है हमारे 6, 5, 4 दे विल बी वीक एसिड, वीक एसिड होंगे। थोड़ा पीएच जो आपका H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है वो थोड़ा कम है। और पीछे जाइए 3, 2, 1 दे विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे? क्योंकि पीएच वहां पे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा? पीएच कम हो रहा है, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब इसी का अगर अपोजिट करें, हम 7 से आगे बढ़ते हैं, इधर अगर हम बढ़े 7 से उस तरफ बढ़ रहे हैं 14 के साइड, तो हमको देखिए क्या मिल रहा है। जब हम 7 से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है? H प्लस आयन का। अगर 7 से 14 बढ़ रहे हैं तो पीएच बढ़ रहा है, पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हेंस द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा देन बेसिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इस साइड में 7 से पीछे जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, 7 से आगे बढ़ेंगे 14 की तरफ तो वी विल फाउंड बेसिक नेचर, ठीक है। बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ये पीएच आप 0 to 14 या 1 to 14 मान सकते हैं, ठीक है। पीएच का वैल्यू है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या काम है? अभी तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमको कलर चेंज करता है, कलर चेंज करके देता है जब हम उसको किस में डाल रहे हैं? किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, एसिड के, बेस के या न्यूट्रल सॉल्यूशन में। सिंपली हमने वाटर में उसको डाल दिया, मान लीजिए। जब हमने उसको वाटर में डाला, किसको? यूनिवर्सल इंडिकेटर को, द कलर चेंज वाज ग्रीन। जो उसका कलर है वो ग्रीन कलर दिखाई दिया हमको। ग्रीन कलर कहाँ है? यहीं पे आपको मिलेगा जब आप पीएच स्केल देखिएगा, ठीक है। नेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ग्रीन इज द कलर ऑफ 7th पीएच, ठीक है। जिसका पीएच 7 है उसका कलर क्या है? ग्रीन है, ठीक है। तो आपको जब आप वाटर में डिप करते हैं, ठीक है, प्योर वाटर में जब हम डिप करेंगे तो हमको ग्रीन कलर का दिखाई देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन दिखाई देगा मतलब वहीं से आपको, उस कलर से हमको पता लगेगा अरे इसका तो पीएच 7 है। अगर हम उसको डिप कर रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने डिप किया तो वी विल फाउंड इट्स कलर टू बी रेड। हमको रेड कलर का मिल रहा है वो, ठीक है। मतलब देखिए जो पीएच का स्केल होता है वो रेड से स्टार्ट होता है, ठीक है। रेड से स्टार्ट होता है और उसका रेडिश कलर धीरे धीरे फेड होता है, फिर हमको ऑरेंज कलर मिलता है, फिर ऑरेंज कलर फेड होता है और यहाँ पे हमको येलो मिलता है। 7 पे हमको ग्रीन मिलता है। ग्रीन के बाद हमको लाइट ब्लू मिलता है, लाइट ब्लू धीरे धीरे डार्क होता है, फिर हम आ जाता है पर्पल, फिर धीरे धीरे पर्पल भी डार्क होता है, लास्ट में हमको डार्क पर्पल मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हमने क्या डाल दिया? यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो हमको देखने को मिलेगा रेड कलर, है ना। तो वो रेड कलर जो है आप देख सकते हैं उसका पीएच, ठीक है। अब अगर हम और आगे बढ़े, एक और अगर मान लीजिए लेते हैं सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं तो वी विल फाउंड इट्स कलर टू बी पर्पल। किसका कलर पर्पल होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर का, सॉल्यूशन का नहीं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर टाइप का होता है, जैसे कि आपने लिटमस पेपर का टेस्ट किया होगा कभी, उसी तरह का उस पेपर टाइप का होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब हम उसको डिप करेंगे किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, वी विल फाउंड इट्स कलर टू बी पर्पल। और पर्पल यहां पे जो है आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या समझ में इससे आ रहा है? इससे समझ में ये आ रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज करता है, उस कलर चेंज को हम पीएच स्केल पे देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, और फिर उस पीएच से हम क्या बताते हैं
कि क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक में भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, क्या ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्या ये सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक में भी क्या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, सब हमको उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर से पता लगता है और उस कलर को हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने ये पीएच स्केल जो है फिनिश कर लिया। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अभी हमने पीएच के बारे में पढ़ा है ना, कितना पीएच पे क्या एसिडिक है, क्या बेसिक है, न्यूट्रल है, सब पढ़ लिया। अब हम लोग जो हमारे डेली लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है पीएच का उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हम लोग भी पीएच सेंसिटिव हैं। अगर हमारा जो बॉडी का पीएच है, जो नॉर्मल पीएच होना चाहिए वो 7 to 7.8 होना चाहिए। ठीक है, पीएच ऑफ अवर बॉडी, किसका बॉडी, हमारा ह्यूमन बींग्स के बॉडी का पीएच शुड बी बिटवीन 7 to 7.8, मतलब कि हल्का सा एल्कलाइन होना चाहिए पीएच, है ना, मतलब हल्का सा बेसिक पीएच हमारे बॉडी का अगर है तो वी विल हैव अ हेल्दी बॉडी। हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे एट दिस पीएच 7 to 7.8। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनमें पीएच थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, एसिड प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो वहां पे पीएच कम है। पर ज्यादातर जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो 7 to 7.8 पीएच पे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम और बात करें इसका, तो ये हो गया पीएच के बारे में। तो अगर क्या हो, अगर ये पीएच बढ़ जाए तो क्या होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम मेरे अंदर अगर पीएच बढ़ जाए या मेरे अंदर पीएच घट जाए तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स का बॉडी बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी ऐसा होगा ही। ठीक है, तो उनका पीएच बढ़ेगा घटेगा कब? दिस इज बिकॉज ऑफ द फेनोमेना विच इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के कारण होता है ये सब प्लांट्स और एनिमल्स में जो पीएच लेवल घटने बढ़ने का। एसिड रेन कब होता है? एसिड रेन हम किसको बोलते हैं? एसिड रेन होता है जब हम 5.6 से लेस देन होता है पीएच किसका, वाटर का। पीएच ऑफ वाटर जो पानी ऊपर से गिर रहा है रेन के फॉर्म में, उसका पीएच अगर 5.6 से कम है देन वी विल कॉल इट एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होता है? एसिड रेन जो होता है वो वेरियस गैसेस के कारण होता है। जो गैसेस हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब वो गैस ऊपर जाते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ वो कंबाइन कर जाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब जो गैसेस हैं, ये सब गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज गैसेस कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। ऐसे एसिड्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। और एज ए एसिड रेन वो क्या होता है, वो नीचे आता है। तो ये तो बहुत ज्यादा हार्म करता है कि जो भी स्टैचूज होते हैं जो मार्बल के बने हुए हैं, हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो ताजमहल है वो येलो जो हो रहा है, हल्का येलो, इसका पील कलर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ द एसिड रेन, है ना। वैसे ही अगर ये एसिड रेन, मान लीजिए कि एसिड रेन हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, वो एसिड रेन का जो वाटर है, ठीक है, वो फ्लो होके कहाँ जाएगा, किसी रिवर में जाएगा, है ना, लेक में जाएगा, किसी वाटर बॉडी में इकट्ठा होगा। जब वो किसी वाटर बॉडी में इकट्ठा होगा तो क्या होगा, उस वाटर बॉडी का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा, वहां एसिडिक मीडियम हो जाएगा, है ना, जो कि विच इज वेरी हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स वहां पे रह रहे हैं। ठीक है, तो वो ये पीएच जो है उनको डिस्टर्ब कर देता है। क्या ये पीएच जो डिक्रीज हो रहा है उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, और ड्यू टू दिस जो है उनका डेथ भी हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास उस पे आते हैं, पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल के पीएच का अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी सॉइल में आप कुछ प्लांट्स उगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्लांट्स जो है वो किसी भी सॉइल में उग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनमें भी जो है एक कैटेगरी है कि अगर मान लीजिए कि सॉइल जो है ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको हम न्यूट्रलाइज करना होगा, या फिर अगर सॉइल बेसिक नेचर का हो
तब भी उसको हमको क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा। अब एसिडिक नेचर का सॉइल जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूना यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जो मिल्ड बेस है हमारा, ठीक है, मतलब वीक बेस है, ऐसे बेसिस को यूज करते हैं। अब नहीं NaOH नहीं डाल देना है, उससे आपका जो सॉइल है बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। हमको क्या करना है, मिल्ड बेस का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उन बेसिस का, जैसे जिसको हम चूना बोलते हैं, चूना लगाना, है ना, तो यही चूना है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मिक्स किया जाता है सॉइल के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को भी हम मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो एसिडिक मीडियम है, जो एसिड्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का आपका सॉइल हो जाता है। वैसे अगर बेसिक का बात करें, बेसिक सॉइल है तो वहां पे हम मैन्योर्स जो हैं, कौन से मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स डाल के जो बेसिक मीडियम है, बेसिक बिहेवियर, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से, एनिमल्स के एक्सक्रीटा से, या फिर क्या कहते हैं, एनिमल्स के एक्सक्रीटा से, प्लांट के जो डिकेइंग पार्ट हैं, डेड डिकेइंग पार्ट्स, एनिमल्स के डेड डिकेइंग पार्ट्स, उनसे करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स घर में जो हम कंपोस्ट बनाते थे, बिल्कुल, जो कंपोस्ट हम फॉर्म करते थे, क्या कहते हैं, पढ़े हैं हम लोग कंपोस्ट फॉर्मेशन, कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है। तो कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। तो अगर आपका सॉइल बेसिक नेचर का है तो वहां पे कंपोस्ट को मिक्स करके, ऑर्गेनिक मैन्योर को मिक्स करके क्या कर सकते हैं, उसका नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक फिक्स पीएच होगा, है ना, मतलब एक फिक्स होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे हमारा स्टमक है तो वहां पे होगा कुछ कि इतना ही अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो देन द पीएच विल बी डिक्रीज, ठीक है, पीएच क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। जब मान लीजिए कि ओवर ईटिंग, पार्टी में गए, बहुत अच्छा अच्छा खाना था, क्या किया हमने, बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग के कारण क्या होगा, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा स्टमक में, है ना, जिसको एसिडिटी बोलते हैं, हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पेन होगा स्टमक में, है ना, काफी पेन होगा। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग एक्सटर्नली एक बेस हम लोग लेते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारे जो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है स्टमक में वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एंटासिड बोलते हैं, है ना। एंटासिड्स क्या होते हैं, एक तरह के बेस होते हैं, मिल्ड बेस होते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं टू न्यूट्रलाइज द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक। एंटासिड का एग्जांपल, तो एंटासिड का एग्जांपल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, जिसको ये कॉमन नेम हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मिल्ड बेस है जिसको एज ए एंटासिड हम कंज्यूम कर सकते हैं, हम बॉडी में ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है ज्यादा, उसके नेचर को, एसिडिक नेचर को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, एंटासिड न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब जैसे इसका कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, जो हम इनो पीते हैं पानी में घोल के, है ना, तो वो क्या करता है, वो हमारे एंटासिड की तरह ही बिहेव करता है। वो एक एंटासिड का ही एग्जांपल है जो हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। हाँ, तो अब अगर हम बात करें पीएच इन अवर माउथ, माउथ में पीएच का अगर हम बात करें, ठीक है, तो माउथ में भी पीएच बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले जो पीएच होगा माउथ में वो कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा जितना हमारे बॉडी का पीएच है, ठीक है। अगर हम सलाइवा का बात करें, सलाइवा के कारण ही जो है हमारा पीएच चेंज होगा माउथ का। तो सलाइवा का अगर हम बात करें तो सलाइवा जो है बिफोर ईटिंग का अगर हम बात करें, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, ठीक है, जब हम खाना खा लिए होते हैं या खा रहे होते हैं, ये वाला, और बिफोर ईटिंग जब ईट नहीं कर रहे होते हैं, उस समय जो सलाइवा होता है उसमें कोई एसिड प्रेजेंस नहीं होता है, तो उसका पीएच जो है 7 to 7.68 इसी तरह से लाई करता है पीएच। पर जब हम खाना खा रहे होते हैं या खा लिए होते हैं, तो जो हमारे माउथ में जो फूड होता है उसको सलाइवा डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेन जब हम खाना खा रहे होते हैं या खा लिए होते हैं, एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सलाइवा में। क्यों प्रोड्यूस होता है, ताकि जो फूड हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है।
तो ये जो एसिडिक मीडियम है ये क्या करता है, ये पीएच को लगभग 5.5 तक लेके जाता है, ठीक है, 5.5 तक लगभग लेके जाता है, तब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये पीएच इससे डिक्रीज हो जाए, किससे डिक्रीज हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, देन देयर विल बी प्रॉब्लम होगा। हमारा जो इनेमल है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी का जिससे हमारा टीथ बना हुआ है, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा व्हेन वी विल हैव द पीएच लेस देन 5.5 इन अवर माउथ। हमारे माउथ में अगर 5.5 से कम पीएच हो जाएगा तो हमारा जो टीथ है, जो कि इनेमल का बना हुआ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसको हम अपने बॉडी का बोलते हैं, वो भी कोरोड होने लग जाएगा। और दिस इज द रीजन फॉर द टूथ डिके। जो हमारा टीथ का जो डिके होता है, दांत सड़ना, गलना, टूटना, ये सब आपका होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जब आफ्टर ईटिंग रात में ब्रश करना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि आपके दांत में कुछ फूड पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे, और वो फूड पार्टिकल्स आपके जो है जब हम कुल्ला करेंगे, मतलब पानी का गलाला करेंगे, तो बाहर आ जाएगा। और अगर आप नहीं करते हैं ब्रश, दांत में कोई फूड पार्टिकल फंसा हुआ रह जाता है, रात में आप सो जाते हैं, तो जो बैक्टीरियाज हैं आपके आसपास, ठीक है, वो आपके माउथ में आते हैं उस फूड को क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। और उस फूड को कंज्यूम करते समय वो क्या करते हैं, वो भी एसिड रिलीज करते हैं ऑन योर टीथ पे एसिड रिलीज करते हैं, और ताकि वो फूड डाइजेस्ट करे और फिर उनको वो इनगल्फ कर जाए। तो वहां पे जो फूड डाइजेस्ट होगा वो एसिड रिलीज करेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपका पीएच कम हो जाए 5.5 से, एंड दिस विल बी द रीजन फॉर योर टूथ डिके। तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक है वो है बी स्टिंग का बात अगर हम करें या एंट स्टिंग का बात करें, तो बी स्टिंग या एंट स्टिंग में कोई एसिड प्रेजेंट होता है। अच्छा, मधुमक्खी ने काटा ही होगा, है ना। जब वो काटता है, ठीक है, क्यों काटता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि ना उसके जो आसपास के, जैसे हम अगर उसको उसके छत्ते के पास चले गए तो उसको फियर हो जाता है, डर हो जाता है क्या, कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो वो सेल्फ डिफेंस में वो काट लेता है। तो काटने पे वो कौन सा एसिड रिलीज करता है पता है, एसिड रिलीज करता है उसका स्टिंग हमारे बॉडी पे जहां पे वो काटता है। तो कौन सा एसिड रिलीज होता है, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड रिलीज होता है बोथ इन बी स्टिंग और एंट स्टिंग, दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो मेथनोइक एसिड जो है, इसका अगर हम बात करें तो इसको अगर हम कॉमन नेम जाने इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम होता है। ये क्या है, ये इसका केमिकल नेम है, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या होता है, जैसे कॉमन नेम हो गया, जैसे हम लोगों का नेम होता है, कुछ नाम जो है ऑन पेपर होता है, कुछ नेम जो हम घर में लिया जाता है ना। जैसे आप लोगों का भी कोई निक नेम होगा, कुछ इसी टाइप का जो मेथनोइक एसिड है उसका एक निक नेम है, कॉमन नेम है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। तो ये जो है आपका जो बी स्टिंग है, तो बी स्टिंग में क्या होगा, मेथनोइक एसिड होगा। अब अगर एसिड है वहां पे तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए वी विल हैव टू अप्लाई बेस ऑन इट, है ना। तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, बेस अप्लाई करते हैं, मिल्ड बेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा कौन सा बेस अप्लाई कर रहे हैं, मिल्ड बेस अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस आप अप्लाई कर दें, अपना हाथ ही जला लें, उस चक्कर में हमको क्या करना है, हमको मिल्ड बेस अप्लाई करना है, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा है ना। तो बेकिंग सोडा अप्लाई करने से क्या होगा कि जो ये एसिड है ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और हमको रिलीफ मिल जाएगा पेन से। हमने यहाँ क्या किया, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो है वो फिनिश किया है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए, मैं फिर से आपको कहूंगा इसका नोट्स बना लीजिए, तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत यूजफुल होगा। अभी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ सम एसिड्स, है ना, सम एसिड्स के नेचुरल सोर्सेस, कुछ एसिड्स हैं जो हमको नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं उसके जो हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है। उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके समझने वाले हैं। जैसे जो विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड इज ए कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है इथेनोइक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड जो है इसका केमिकल नेम है, ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ऑरेंज का बात करें तो ऑरेंज के अंदर जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सॉर मिल्क या फिर जिसको हम कर्ड बोलते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो लेमन है, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन।
जो ऑरेंज है, जो लेमन है, दोनों में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड है, सेम एसिड प्रेजेंट है। अगर हम एंट स्टिंग का बात करें, बी स्टिंग का बात करें, दोनों में मिथेनोइक एसिड है। और यहाँ पे देखिए नीटल स्टिंग लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था मैंने आपको कि नीटल प्लांट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? पहले तो ये फॉरेस्ट में पाया जाता है, वाइल्ड में पाया जाता है, ठीक है, जंगली एरिया में कह सकते हैं, वहां पे पाया जाता है ये प्लांट। इस प्लांट के लीव्स में एक हेयरी टाइप के स्टिंग्स लगे हुए होते हैं, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यही मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो वहां जहां इसका जो आंसर होगा, इसका भी वही एसिड इसमें प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है? मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है उसके भी स्टिंग्स में। निटल प्लांट के स्टिंग्स में भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर वो आपको चुभ जाए तो वैसा ही पेन होगा जैसा बी के काटने के बाद होता है, ठीक है, काफी ज्यादा पेन होता है। तो ये निटल स्टिंग में भी कौन सा प्रेजेंट होता है एसिड? मिथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पे जो है हमने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया कि निटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और यहीं पे जो है आपका इस पार्ट का वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है।